तो जो भी लोग ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, मेनली जीके ओलंपियाड की, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे जिसमें 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं और कहीं न कहीं ये क्वेश्चन जो होंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पूछाएँगे और ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गाइडलाइंस फॉर फ्रेमिंग ऑफ द लॉज ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट लॉज बनाती है उसके लिए जो गाइडलाइंस मिलती है वो कहाँ से मिलती है, मतलब जो गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं कि कैसे लॉज बनने चाहिए, ये गाइडलाइंस किस में मिलती है, तो फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, ड्यूटीज में भी नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बताता है कि हमारा जो स्टेट होना चाहिए, मतलब हमारी जो कंट्री होनी चाहिए, उसमें ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए जो वेलफेयर के लिए, वेलफेयर स्टेट को जो एस्टैब्लिश करे। ठीक है? तो इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें फिलहाल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इलेक्शन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। सबको पता है कि जो इलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में। बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। पूछा क्या गया, व्हिच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स एंड मॉनिटर्स ऑल इलेक्शंस इन इंडिया। तो जितने भी इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, उसको कंडक्ट कराने का काम, मॉनिटर करने का काम कौन करता है, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। तो इलेक्शन कमीशन विल बी द करेक्ट आंसर। इलेक्शन कमिश्नर न लगा दीजिएगा। ठीक है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये मॉनिटर करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, और मेनली इसको 10th शेड्यूल में डाला गया था, ये आपको बताना है। तो ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें ये चीज करी गई थी। बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है? इसमें होता क्या है कि कोई भी पर्सन जो है वो एक पार्टी छोड़कर केवल लालच की वजह से दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता सरकार बनाने के लिए। 2/3 मर्जर होना चाहिए, मतलब दो 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स अगर किसी पार्टी के दूसरी पार्टी में जाते हैं तब वो अलाउ है। उससे कम अगर जाते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लग जाएगा और वो डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्या कह रहा है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर द ऑफ द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट बिगेन। देखिए मेनली आपसे पूछा गया है जो टेस्ट क्रिकेट है वो कब स्टार्ट हुआ था, ये पूछा गया है आपसे। तो ये हुआ था 1877 में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ करेंसी ऑफ आयरलैंड। तो आयरलैंड की करेंसी जो है उसका क्या नाम है, ये बताना है आपको। तो आयरलैंड करेंसी का जो नाम है वो यूरो है। आयरलैंड में आयरलैंड जो है यूरोप का पार्ट है, इसीलिए वहां पर जो करेंसी चलती है वो मेनली क्या चलती है, यूरोप चलती है। यूरोपियन यूनियन का पार्ट है आयरलैंड। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी आर। अब देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी होती है और इसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो आपको बताने इनमें से कौन से हैं। ठीक है? तो परमानेंट मेंबर्स अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन दिया गया यूके, यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना, ये दिया गया है। ठीक है? तो यूके, यूएसए, रशिया, फ्रांस, जर्मनी दिया है यहाँ पर। जर्मनी गलत दे दिया है। चाइना अगर होता तो ठीक होता। तो यूके, इंडिया तो है नहीं, पाकिस्तान भी नहीं है, तो यूके, यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना, ये सही है। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा जर्मनी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा। अब लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा किसको कहा जाता है, किस कंट्री को कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये म्यांमार को कहा जाता है। ठीक है? पैगोडा मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जो बुद्धिज्म से रिलेटेड बड़े-बड़े टेम्पल्स होते हैं उन्हीं को पैगोडा कहा जाता है। तो गोल्डन कलर के यहाँ पर देखने को ज़्यादातर बड़ी-बड़ी मतलब स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8th पे आते हैं। ही वाज साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइट इन 1800। तो इन्होंने ही पहली बार इलेक्ट्रिक लाइट को इन्वेंट किया था 1800 में। ठीक है? अब इलेक्ट्रिक लाइट का मतलब ये नहीं है कि बल्ब का आविष्कार किया था, ये बात याद रखिएगा। ही एक्सपेरिमेंटेड विद इलेक्ट्रिसिटी एंड इन्वेंटेड। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए इलेक्ट्रिसिटी के साथ कई सारे। इलेक्ट्रिक बैटरी का इन्होंने आविष्कार किया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बैटरी का जो आविष्कार किया है वो जिसने किया उसके बारे में पूछा गया है। ही ऑल्सो इन्वेंटेड माइनर सेफ्टी हेलमेट। जो माइन करते हैं, माइनिंग में जो लोग होते हैं उनके लिए सेफ्टी हेलमेट भी इन्होंने बनाया।
प्रोसेस टू डिसैलिनेट सी वाटर, तो मतलब जो सी वाटर होता है उसमें से नमक निकालने का प्रोसेस भी इन्होंने बनाया। ही डिस्कवर्ड द एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, जैसे बोरॉन हो गया, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सबको डिस्कवर किया। ठीक है, हुज नेम ही लेटर चेंज टू एल्यूमिनियम, बाद में नाम इसका एल्यूमिनियम हो गया था जो आज जाना जाता है। पोटेशियम, इन सब चीजों को डिस्कवर किया था इन्होंने। किसके बारे में बात हो रही है पूछा गया है। तो देखिए, अगर आपने केवल इलेक्ट्रिक लाइट पढ़ा तो आपको लगेगा थॉमस एल्वा एडिसन, जबकि ये गलत है। इसका सही आंसर है हम्फ्रे डेवी। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है इसका। तो बहुत सारी चीजें इनके बारे में डिस्कस कर ली हम लोग ने। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, व्हेन वाज आरबीआई स्टैब्लिश, तो कब आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये मेनली क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, जो भी मनी है, करेंसी है, उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, बैंक को रेगुलेट करता है, जितने भी इंडिया में बैंक्स होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम यही करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है कि कब ये बना था पूछा गया है। तो 1947 गलत है, 1935 में ही बन गया था, और मेनली अंग्रेजों ने इसको बनाया था। ऑसबोर्न स्मिथ जो थे इसके पहले गवर्नर थे, ये भी याद रखिएगा। बाद में नेशनलाइज कर दिया गया था 1949 में। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आरबीआई के इसमें प्रेजेंट गवर्नर कौन है। ठीक है, गवर्नर ऑफ आरबीआई आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें देखिए कई सारे पार्ट आपको दिए गए हैं। इसमें क्या बोला गया है, ऑल मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम वन ऑफ द थ्री मेन वाटरशेड। तो तीन मेन वाटरशेड हैं जहां से ज्यादातर रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती हैं। पहला दिया गया हिमालय काराकोरम रेंज, बिल्कुल सही है। विंध्या एंड सतपुरा रेंज, छोटा नागपुर प्लेट्यू इन सेंट्रल इंडिया, यहाँ से या तो ओरिजिनेट करती हैं। सह्याद्री और वेस्टर्न घाट्स इन वेस्ट इंडिया, यहाँ से या तो ओरिजिनेट करती है। बात तो तीनों सही है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अबव मेंशन्ड वाटरशेड डज तुंगाभद्रा रिवर ओरिजिनेट। तो तुंगाभद्रा रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है। तुंगाभद्रा जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, पहले तो याद रखिएगा, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कहाँ से ओरिजिनेट करती है पूछा गया। जो कृष्णा मेनली महाराष्ट्र रीजन, ठीक है, इन सब में फ्लो करती है। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, तो ये जो फ्लो ओरिजिनेट करती है सह्याद्री या वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करती है, ये बात याद रखिएगा। तो इधर सह्याद्री से ओरिजिनेट करेगी और कहाँ जाके गिरेगी, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, तो इधर से ओरिजिनेट कर दिए, इधर अरेबियन सी में जाके ये ड्रेन करती है अपने पानी को। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किया। आई होप सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दिया करिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद, और सभी को गुड लक फॉर द एग्ज़ाम।